नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अहम कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे भारत के सरकारी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी है। जिपमर में भीष्म क्यूब्स के लिए टेक्नीशियन की एक बहुत ही खास पोस्ट निकली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल को समझते हैं। अब देखिए, जब भी किसी नई जॉब या रोल की बात होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि रेम्यूनरेशन क्या होगा, राइट? इस रोल के लिए हर महीने 40,000 रुपीज यानी 40,000 रुपए का एक कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन तय किया गया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत के लिए ये एक बिल्कुल क्लियर और आकर्षक अमाउंट है। फाइनेंशियल टर्म्स यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखे गए हैं, जो कि सच में एक अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा आखिर किस काम के लिए दिया जा रहा है? ये भीष्म क्यूब्स क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक डिजास्टर रिस्पांस प्रोजेक्ट है, जिसे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा फंड किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस रोल में चुने गए प्रोफेशनल्स सिर्फ एक हॉस्पिटल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेंगे। वो राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन स्थितियों को संभालने वाले एक बेहद अहम मिशन का हिस्सा बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के इस एक्सप्लेनर के क्लियर एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। 1. द भीष्म प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। 2. एसेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3. नेसेसरी एप्लीकेंट क्वालिफिकेशंस। 4. कैंडिडेट इवैल्यूएशन प्रोसेस। और 5. एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइंस। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द भीष्म प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधे जिपमेर के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ये पोजीशन जिपमेर, पुडुचेरी में आधारित है। और अगर हम इसके टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती तौर पर सितंबर 2026 तक चलेगा। हालांकि आगे का सफर इस बात पर पूरी तरह निर्भर करेगा कि मिनिस्ट्री आगे इस स्कीम को अप्रूव करती है या नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट की रियलिटी को शुरू में ही समझना बहुत अहम है। ये रोल प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि चुने गए उम्मीदवार आगे चलकर किसी भी समय जेपीएमईआर में किसी रेगुलर पोस्ट का दावा नहीं कर सकते। देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी शुरू में ही रखना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आगे चलकर किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, एसेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो कैंडिडेट्स को यहाँ सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित नहीं रहना होगा। उन्हें एक्सरे और ईसीजी जैसे इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स को चलाना और मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आरएफआईडी टैग्ड डिवाइसेस और बैटरी से चलने वाले सभी इक्विपमेंट्स की हर महीने रेगुलर चेकिंग करनी होगी। लेबोरेटरी टेस्ट्स में सपोर्ट करना, बायोलॉजिकल सैंपल्स को ठीक से लेबल और स्टोर करना भी इनकी ड्यूटी होगी। और सबसे ज़रूरी काम, भीष्म क्यूब्स का तय एसओपीज के मुताबिक डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन और डीमोबिलाइजेशन करना। काफी डायनामिक काम है ये। तीसरा अहम सेक्शन है नेसेसरी एप्लीकेंट क्वालिफिकेशंस। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ 2 बहुत ही क्लियर पाथवेज यानी रास्ते दिए गए हैं। पहला पाथवे उनके लिए है जिन्होंने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बीएससी इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स किया है और साथ में उनके पास रेडियोग्राफर के रूप में पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई आवेदक इसमें फिट नहीं बैठता तो पाथवे 2 भी मौजूद है। इसमें बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल टेक्नीशियन के रूप में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बस आवेदकों को इन दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया पर पूरी तरह से खरा उतरना होगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ एसेंशियल क्राइटेरिया पूरा करना ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी अलग से मेंशन की गई है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आवेदक के पास रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करने का प्रैक्टिकल अनुभव है, तो शॉर्टलिस्टिंग के वक्त उसे बाकी कैंडिडेट से एक कदम आगे समझा जा सकता है। ये एक तरह से एडवांटेज पॉइंट बन जाएगा। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, कैंडिडेट इवैल्यूएशन प्रोसेस। इस पूरी रिक्रूटमेंट की इवैल्यूएशन को 3 सीधे स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा जहां कैंडिडेट्स की कोर नॉलेज परखी जाएगी। दूसरा होगा एक स्किल टेस्ट, जो कि इस तरह की टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल नॉलेज देखने के लिए। और तीसरा और आखिरी राउंड होगा इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन तय किया जाएगा। इन ऑफिशियल रूल्स को ध्यान से पढ़ने पर एक और ज़रूरी बात सामने आती है। यहाँ साफ लिखा है कि इंटरव्यू इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है।
अगर ये ऑनलाइन होता है तो याद रखिए इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस की पूरी जिम्मेदारी खुद कैंडिडेट की होगी। और एक और अहम जानकारी, इंटरव्यू अटेंड करने के लिए संस्थान की तरफ से कोई टीए या डीए यानी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये खर्चा आवेदक को खुद ही उठाना होगा। और अब आखिर में हमारा 5वां और सबसे ज़रूरी सेक्शन, एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइंस। ये जो आपके सामने है ये ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जैक्ट A4 फॉर्मेट है। आवेदकों को इसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को प्रिंट करके अपनी सारी डिटेल्स और पुराना एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भरना होगा। यहाँ एक बहुत ही क्लियर वार्निंग दी गई है, अगर किसी ने इस फॉर्म की जगह सिर्फ अपना स्टैंडर्ड CV भेज दिया तो उनकी एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए इस फॉर्म का ठीक से इस्तेमाल करना कंपल्सरी है। फॉर्म भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाला पेज बहुत ही क्रूशल हो जाता है। इसमें आवेदक को अपना डिक्लेरेशन साइन करना है और कंफर्म करना है कि सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एक भी छोटी सी कमी आवेदक को इस सिलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल बाहर कर सकती है। अब जरा इस एब्सोल्यूट डेडलाइन को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। 2 जून 2026 शाम 4:30 बजे तक। अगर इस निश्चित समय तक एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचती है तो किसी भी हाल में उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। वक्त की पाबंदी यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। और एक आखिरी रूल जो आज के डिजिटल ज़माने में काफ़ी अलग लगता है, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आजकल ईमेल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स काफ़ी आम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोस्ट यानी डाक के जरिए ही स्वीकार की जाएंगी। ईमेल से भेजी गई एप्लीकेशंस नहीं मानी जाएंगी। और अगर पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं लेगा। तो इसका मतलब यही है कि अपना आवेदन वक्त से काफ़ी पहले ही भेज देना चाहिए। तो दोस्तों, इस अहम अपॉर्चुनिटी के सारे पहलू अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। रोल्स निश्चित हैं, शर्तें साफ हैं और देश की डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का एक अहम हिस्सा बनने का ये एक असाधारण मौका है। तो आखिरी सवाल यही उठता है, इस नई चुनौती और भीष्म प्रोजेक्ट के इस सफर में आगे बढ़ने